कोणी महिला आहे, जसे जिजाऊ आहे, सावित्री आई आहे, रमाई आहे, यांनी जे काही कार्य केलं आहे आपल्याला पुढे आणण्यासाठी, तर तुम्ही आणि आपण निदान काही तर कला करू शकतो ना. त्यांनी इतकं आयुष्य जगवलं आपल्यासाठी, आपण थोडं मात्र तरी काहीतरी सांगू शकतो की निदान सावित्रीबाई कशा होत्या, रमाई कशा होत्या, जिजाऊ कशा होत्या, एवढं तर सांगू शकता की नाही. हजारो म्हणजे उदाहरण आहेत आपल्याला. आणि आजच्या या जागतिक महिला दिवसाचे जे मुख्य अतिथी आहेत ते आहेत चव्हाण सर. तर चव्हाण सर पण दोन शब्द सांगतील जागतिक महिला दिवसाच्या निमित्ताने. आणि तुम्ही सर्वांनी म्हणजे आपापल्या कला तयारी ठेवा. म्हणजे मैं सबसे पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को विनम्र अभिवादन करता हूँ। बहुजन समाज में जन्मी सभी महामहिलाओं को विनम्र अभिवादन करता हूँ। और 8 मार्च कल का जागतिक महिला दिन के उपलक्ष्य में जो हमारी महामहिलाएं थी, उसमें खासकर फूलन देवी, मैं फूलन देवी को अभिवादन करता हूँ और बाकी सभी महामहिलाओं को अभिवादन करता हूँ। और आप सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। अब होता कैसे, आप भी बहुत सालों से देख रहे होंगे, जागतिक महिला दिन का नागपुर में बड़े पैमाने पे बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं। वो बड़े बड़े प्रोग्राम में सभी जो वक्ता रहते, सभी प्रबोधनकार रहते, वो आई रमाई के ऊपर बहुत बोलते, सावित्री फुले के ऊपर बहुत बोलते, फातिमा शेख के ऊपर बोलते, जीजा के ऊपर बोलते। लेकिन जो बाबा साहब का 24 सितंबर 1944 का भाषण, वह उनके 3 भाषण थे, सुबह की मीटिंग, दोपहर का भाषण, रात का भाषण। पेरियार ने वो सभा मद्रास में आयोजित की थी। भारताचा इतिहास दुसरा तिसरा काही नसून बुद्धिजम वर्सेस ब्राह्मणिजम, हे बाबासाहेबांच्या 24 सितंबर 1944 का मद्रास का भाषण का सेंटेंस है। भारत का इतिहास दूसरा तीसरा कुछ भी नहीं, ब्राह्मणिज्म वर्सेस बुद्धिज्म वर्सेस ब्राह्मणिज्म। अभी बुद्धिज्म यानी बुद्ध को निर्माण करने में सबसे बड़ा ज्यादा योगदान यदि रहा होगा, आपने बुद्धान धम्म ग्रंथ पढ़ना, वह उसका गृहत्याग का चैप्टर आता है, या उसका सिद्धार्थ गौतम का जन्म, बालपन और गृहत्याग, ये जो चैप्टर आते हैं उसमें पूरा डिटेल में दिया है। तो महाप्रजापति, महामाया ने उसको जन्म दिया, 8 दिन में मर गई वो, बाद में महाप्रजापति ने उसका पालन पोषण किया। अब वो राजा का बेटा था, राजकुमार था, चाहे तो वो हिंसावादी का कर सकता था, शिकार कर सकता था, लड़ाई लड़ सकता था, उसके पास थी और सारा उसका फायदा ले सकता था। लेकिन महाप्रजापति ने बचपन से लेकर उसके ऊपर ऐसे इतने संस्कार किए, परोपकार, मानवतावाद, हेल्पिंग नेचर, ऐसा बचपन से उसके ऊपर महाप्रजापति ने उसके ऊपर मानवतावाद के संस्कार किए। उसके साथ जो बाकी उसके बच्चे खेलते थे, तो वो मूल वो क्षत्रिय था, उच्च वर्णीय था, राजा का बेटा था, राजकुमार था, वो चाहे तो ऐशो आराम की जिंदगी जी सकता था बचपने से। लेकिन महाप्रजापति ने बचपने से सिद्धार्थ गौतम के ऊपर इंसानियत का संस्कार किया, परोपकार का संस्कार किया, मानवतावाद का संस्कार किया। वैसे संस्कार में वो छोटे से बड़ा हुआ। उसके 2-3 एग्जाम्पल बुद्धान धम्म ग्रंथ में आए है कि वो देवदत्त ने शिकार किया, राजहंस पक्षी का। वो पक्षी सिद्धार्थ गौतम में गोद में आके गिरा, उसने खुद के जो कपड़ा फाड़ के उसकी मलम पट्टी किया, उसकी जान बचाई। जब देवदत्त ढूंढते ढूंढते आया कि मेरा पक्षी कहाँ है, अरे तेरे पास ला, मेरा है, नहीं, इसकी जान मैंने बचाई, इस पर मेरा अधिकार है। नहीं, शिकार मैंने किया, उस पर अधिकार मेरा है। उनका झगड़ा बढ़ गया, वो झगड़ा उनका राज दरबार में गया कि राज दरबार में उनकी सुनावनी हुई और मारने वाले से बचाने वाले का ज्यादा अधिकार। यानी कहने का मतलब सिद्धार्थ गौतम के ऊपर मानवतावाद, यानी जीव हिंसा, प्राणी हिंसा, पाने पाता वेरमणि, इसका पालन वो बचपन से महाप्रजापति ने उसके ऊपर संस्कार किए। और फिर जब वो छोटे फ्रेंड के साथ खेत में जा रहा था,
तो खेत में मजदूर काम कर रहे, नंगे नंगे यार, कपड़े कपड़े नहीं पहनने को, बेचारे धूप में काम कर रहे, सोते कहाँ है, झोपड़पट्टी में, खाने को नहीं मिल रहा है। तो वो अपने दोस्तों से सवाल पूछता था कि यार हम कुछ भी काम नहीं करते, फिर भी हम ऐसे राजमहल में रहते, खाने को ऐसा मिलता, और वो बेचारे इंसान होने के बावजूद भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, धूप में मेहनत कर रहे हैं, उनको पहनने को कपड़े नहीं मिल रहे, रहने को घर नहीं मिल रहा, खाने को अनाज नहीं मिल रहा, ऐसा क्यों? तो कहने का मेरा बताने का आशय यह है कि महाप्रजापति ने उसके ऊपर मानवतावाद के संस्कार बचपन से किए थे कि जैसे 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 वो बड़ा होते गया वैसा वैसा उसका वो सवाल बढ़ते गया कि भाई ऐसा क्यों, ये लोग धूप में काम कर रहे फिर भी उनको खाने को नहीं मिल रहा, और हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे फिर भी ऐश आराम की जिंदगी जी रहे, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो जब वो बड़े हो गए तो उनके दोस्त ने मजाक में बोल दिया, फिर राजवाड़े में राज पंडित है, उसको ये सवाल पूछना, वो राज पंडित ही इसका जवाब देगा। ठीक है भी, सिद्धार्थ गौतम आया राज दरबार में, फिर राज पंडित को पूछा कि पंडित जी ये ऐसा क्यों हो रहा है भाई, वो लोग बेचारे खेत में काम कर रहे, वो ऐसी जिंदगी जी रहे, हम कुछ भी नहीं कर रहे, ऐसी जिंदगी जी रहे। अरे बोले उन्होंने पिछले जन्म में बड़े पाप किए करके वो ऐसी जिंदगी जी रहे, आपके पूर्वजों ने पिछले जन्म में बड़े पुण्य किए होंगे करके आप इतनी अच्छी जिंदगी जी रहे। नहीं लेकिन उसके ऊपर, लेकिन वो भी तो इंसान है, वो भी मेहनत कर रहा है। नहीं, ये सवाल का जवाब तो फिर तुम्हें घने जंगल में जाके घोर तपस्या करना पड़ेगा, तब वो ईश्वर तुम्हारे सामने प्रकट होगा और फिर ईश्वर को ये सवाल पूछना। ऐसा क्या? ठीक है भाई, मुझे लाइफ में कभी मौका आया तो मैं जरूर घने जंगल में जाके घोर तपस्या करूंगा। फिर उसको वो गृहत्याग का मौका मिला। तो मेरा बताने का आशय यह है कि आज हम जो भी जागतिक महिला दिन का प्रोग्राम होता है तो बाकी महिलाओं के बारे में सभी वक्ता बहुत बोलते हैं, लेकिन जो महाप्रजापति के बारे में बोलना चाहिए कि सिद्धार्थ गौतम को, जैसा बाबा साहब को निर्माण करने में आई रमाई का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है, सभी लोग मानते हैं, लेकिन सिद्धार्थ गौतम को बचपन से तैयार करने में महाप्रजापति का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा उसका संस्कार उसके ऊपर। और फिर योग महाप्रजापति का दूसरा इतिहास आता यशोधरा का। तो जैसा कलिंग वो शाक्य संघ कुलीय संघ को पानी को लेकर, रोहिणी नदी के पानी को लेकर उनको हमेशा झगड़े वाले होते थे। एक बार अच्छी लड़ाई हुई, फिर शाक्य संघ के अध्यक्ष ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, मीटिंग में ठहराव रखा कि अभी अपन शाक्य कुलीय के ऊपर आक्रमण करेंगे। वो ठहराव बहुमत में मंजूर हुआ, अकेले सिद्धार्थ गौतम ने उसका विरोध किया। ये लड़ाई लड़ना ये कोई दुख निवारण का मार्ग नहीं है, इससे दुख और बढ़ेगा। अपने सैनिक मरेंगे, उनकी बीबियां विधवा होंगी, बच्चे अनाथ होंगे, उनके सैनिक मरेंगे, उनकी बीबियां विधवा होंगी, बच्चे अनाथ होंगे, इससे तो दुख और बढ़ेगा, समस्या और बढ़ेंगी। मेरे पास एक प्रपोजल है, आप 5 लोगों की कमेटी स्थापन करो, 2 मेंबर शाक्य संघ के, 2 मेंबर कुलीय संघ के, और वो 4 लोग 8वां मेंबर नियुक्त करेंगे, और 5 लोगों की कमेटी स्थापन होंगी। वो कमेटी बाद में रोहिणी नदी का पानी किसने कब लेना इसके ऊपर वो नियमावली तैयार करेंगी, और वो नियम के हिसाब से वो पानी लेंगे, तो दुख निवारण होगा, समस्या का अपना दुख निवारण होगा। ये लड़ाई है कोई समस्या का निवारण नहीं है, दुख निवारण का मार्ग नहीं है। लेकिन उनका जो बॉर्डर बना हुआ था शाक्य संघ का, उसमें एक नियम था कि जो बहुमत में ठहराव मंजूर हुआ उसका कोई विरोध करता है तो उसको पनिशमेंट का प्रावधान। तो पनिशमेंट ये थी कि तेरे बाप को राज्य छोड़कर जाना पड़ेगा, तेरे बाप की संपत्ति जब्त की जाएगी। सिद्धार्थ गौतम बोले यार विरोध तो मैंने किया, मेरे बाप का क्या रोल आया इसमें, ऐसा करते ना मैं ही घर बार छोड़कर चला जाता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। तो सभा समाप्त हुई, घर पहुंचने के पहले वो न्यूज इनके राजवाड़े में राजा शुद्धोधन के पास पहुंच गई कि सिद्धार्थ गौतम गृहत्याग करने वाला है। वो बेचारे माँ बाप दुखी हो गए, रो रहे थे। सिद्धार्थ घर में गया, फिर चर्चा हुई, तू गृहत्याग करके नहीं जाएगा, ऐसा वैसा। नहीं बोले मैंने मीटिंग में बोल दिया सबके सामने, मैं जाऊंगा। फिर बड़ा मेरे माँ बाप इतने दुखी है, मैं भी ऊपर जाऊंगा अपने कमरे में, तो यशोधरा कितनी दुखी होंगी। तो यशो जब वो अपने कमरे में जाता तो यशोधरा बिल्कुल खड़ी थी ऐसी, और उनको जो
चर्चा हुई, तो यह जो बुद्धान धर्म ग्रंथ में आता है वो गृहत्याग के चैप्टर में, तुम कर भी क्या सकते थे, शाक्य संघ की सभा में परिस्थिति ही ऐसी निर्माण हुई थी, तुम कर भी क्या सकते थे, लेकिन तुम गृहत्याग करके जा ही रहे हो, तो ऐसे मार्ग की खोज करना जिससे बहुजनों का कल्याण हो, बहुजनों का दुख निवारण हो। देखो, इतना बड़ा यशोधरा ने सिद्धार्थ गौतम को दिया हुआ गोल, उद्देश्य, विजन कि तुम गृहत्याग करके जा ही रहे हो, तो जंगल में जाके ऐशोआराम की जिंदगी मत जीना, ऐसे मार्ग की खोज करना जिससे बहुत दुखी बहुजन जो है 85% मूल निवासी अनार्य, उनके दुख निवारण के मार्ग की खोज करना। नहीं तो नहीं बोलते हम रामायण में वो राम गया 14 साल के लिए, सीता भी गई उसके साथ, लेकिन यशोधरा नहीं गई। और आप अपने घर की चिंता बिल्कुल मत करना, आपके माँ बाप की, छोटे 6 महीने के राहुल की, मैं भी आपके साथ आई रही थी, लेकिन आपके माँ बाप की जवाबदारी मेरे ऊपर है, उसकी चिंता मत करना। जब गृहत्याग करके जा ही रहे हो तो ऐसे मार्ग की खोज करना जिससे बहुजनों का कल्याण हो, बहुजनों का दुख निवारण हो। ये यशोधरा ने दिया हुआ गोल है, विजन, कि तुम गृहत्याग करके जा ही रहे हो, तुमको करना क्या है, संकल्प। फिर वो गृहत्याग किया, फिर 6 साल उसकी आलार कलाम किया, 2 साल भृगुराज ऋषि किया, 2 साल उदकराम पुत्र किया, 2 साल, ऐसे उनके आश्रम में 6 साल सन्यासी बनकर तपश्चर्या किया। लेकिन उसे जो दुख के कारण का पता नहीं चला, सिर्फ ध्यान साधना करो, ध्यान साधना करो, ध्यान साधना करो, उसको मजा नहीं है। 6 साल हुए, छोड़ के आ गया, निरंजना नदी किनारे बैठा। फिर विशाखा ने जो खीर खिलाया उसको, खीर खाया। फिर विशाखा ने पूछा आप कौन हो, क्या हो, वगैरह वगैरह। तो मैं राजा शुद्धोधन का बेटा राजकुमार सिद्धार्थ हूँ, कबीर वस्तु का। अरे बोले, आप राजकुमार हो, आप राजा से, आप सिद्धार्थ हो, आपके बारे में बहुत वार्ता फैली है पूरे एरिया में। अरे राजा शुद्धोधन के बेटे ने गृहत्याग किया, गृहत्याग किया, गृहत्याग किया, आप हो राजकुमार? अच्छा, आपने क्यों गृहत्याग किया? तो ये जो 85% मूल निवासी बहुजन है, ये दुखी क्यों है, इनके दुख का क्या कारण है, यह कारण की खोज मुझे करना है। एक बार मुझे खोज मिल गई कि मैं उनके दुख निवारण के मार्ग पे कार्य करूंगा। तो बोले, वो भूखे रहे थे, खाना नहीं, अनाज नहीं मिलता, तो वो ये कारण है। जैसा आप 2-3 महीने से आपने खाना नहीं खाया था, आपने मेरी खीर ग्रहण किया, आपके चेहरे पर रौनक गए हो यार। बोले, ये दुख का कारण है, अनाज नहीं मिलता, भूख जब इंसान भूखे रहता है। फिर सुजाता चली गई, ये सोचते रहा खाना क्यों नहीं मिलता इनको, होती इतनी मेहनत, खेत में इतने काम कर रहे हैं, खाना क्यों नहीं मिलता। फिर वो वहाँ से बोध गया गए, बोधि वृक्ष के नीचे 4-6 हफ्ते उन्होंने चिंतन मनन किया दुख का कारण। फिर उनको ज्ञान प्राप्ति, जिसको बोलते हैं अपन, तो ज्ञान प्राप्ति ये हुई कि दुख का कारण ये जो बाहर से आए हुए 15% मनुवादी आर्य, इन्होंने जो यहाँ पे विषमतावादी सामाजिक परिस्थिति निर्माण किया, विषमतावादी सामाजिक परिस्थिति निर्माण किया, ये दुख का कारण है। लेकिन वो लोग क्या बोलते हैं, अबे ये ईश्वर ने किया, ये ईश्वर ने किया, ये हो रहा तो ईश्वर ने किया। यानी ये लोग ईश्वरवाद, पाखंडवाद, स्वर्ग नरक, पाप पुण्य, ऐसा विषमतावाद उनके मन में ऐसा फैला दिया, ये उनके दुख का कारण है। ये बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई। फिर वहाँ से फिर वो सारनाथ गए, जो उनके 5 परिवाजक थे, उनको पहला प्रबोधन दिया, पहला वर्षावास 3 महीने, वो 3 महीने में उनको 90 भिक्खु जुड़े। उसके बाद भी 6 महीने तक सारनाथ में उनको ट्रेनिंग देते रहे, ट्रेनिंग, वो 90 भिक्खु को 6 महीने, 3 महीने वर्षावास, और 3 महीने वर्षावास के बाद भी 6 महीने वो 90 भिक्खु को ट्रेनिंग देते रहे कि आपको करना क्या है, आपका संकल्प क्या है, आपका विजन क्या है। हमारा विजन है 85% मूल निवासी बहुजनों का दुख निवारण, इस पर हमें कार्य करना है। दुख का कारण है कि मनुवादियों ने एक प्रवाह निर्माण किया, स्वर्ग है, नरक है, पाप है, पुण्य है, ये प्रवाह में वो बहते जा रहे, हमें उनको प्रवाह से बाहर निकालना है, और हमें समता, स्वातंत्र्य, न्याय, बंधुता की समाज व्यवस्था प्रवाह निर्माण करना है, ताकि उनका दुख निवारण हो। फिर 6 महीने हो गए, फिर उनको चलत भिक्खवे चारिकाय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय,
तो ये जो गोल है ये यशोधरा ने दिया हुआ गोल था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बाद में कार्य किया उनका ये हुआ। तो मेरा बताने का आशय यह है कि जो हम 8 मार्च को जो हम बड़े बाकी महिलाओं भाषण में बाकी महिलाओं के बारे में बोलते हैं, हमने महाप्रजापति के बारे में भी बोलना चाहिए, यशोधरा के बारे में भी बोलना चाहिए। बाबा साहब को निर्माण करने में आई रमाई का बहुत बड़ा योगदान है। वैसा ही बुद्ध को गृहत्याग करने से लेकर तो उसको जो गोल दिया वो यशोधरा का बहुत बड़ा रोल है कि जाओ गृहत्याग करो, तुम घर की चिंता मत करना। नहीं काय के लिए जा रहे, क्यों जा रहे, मैं भी साथ में आती, ऐसा नहीं बोला उसने, उसको प्रोत्साहित किया कि जाओ घर की चिंता बिल्कुल मत करना, राहुल की आपके माँ बाप की बिल्कुल मत करना। और महाप्रजापति ने बचपन से लेकर तो सिद्धार्थ गौतम के ऊपर, तो हमें इसके बाद ये ध्यान रखना है, मेरा कहने का मतलब ये है, इसके बाद ये ध्यान रखना है कि जब भी हम भाषण देंगे 8 मार्च को, तो आई रमाई के ऊपर बोलेंगे, साहित्य के ऊपर बोलेंगे, बाकी महिलाओं को भी बोलेंगे, तो महाप्रजापति के ऊपर भी बोलना चाहिए, यशोधरा के ऊपर भी बोलना चाहिए। ये मेरा बताने का आशय था। शायद इसके ऊपर कोई बोलते नहीं है, ये तो इसके ऊपर बोलना चाहिए। मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूँ। और भंते जी तो पिछले सैटरडे को अपने पता चल गया था आज वो नहीं रहेंगे, लेकिन तुम आओ बोले, आपस में चर्चा करो और आपस में संभाल लो। तो आज सब लोग आए और अच्छी उपस्थिति है, मैं सबका स्वागत करता हूँ और यही विराम देता हूँ। जय हिंद। बऱ्याचशा महिलांची नावं आपल्या डोळ्यासमोर असतात. सरांची नाव सांगितलं ती गोष्ट म्हणजे एक अविस्मरणीय आठवण म्हणून ठेवा आपल्याला. खरंच आहे की बाबासाहेबांना घडवण्याचं रमाईचं योगदान आहे म्हणून आपण रमाईचं नाव घेतो. पण भगवान बुद्धाला घडवण्याकरताही महाप्रजापती गौतमीचं पण श्रेय आहे आणि यशोधराचं श्रेय आहे. हे आपण म्हणजे हे नाव आपण घेतच नाही. हे नाव घेतले म्हणजे त्या रोलकडे आपण बघत नाही त्या दृष्टिकोनातून, म्हणून आपल्याला कदाचित ते माहिती होत नाही. तर छान असं चव्हाण सरांनी सांगितलेलं आहे. तर त्याचे खूप खूप धन्यवाद. त्यांनी आठवण करून दिली आपल्याला बुद्धाच्या काळातल्या ज्या काही चांगल्या गोष्टी झालेल्या आहेत, प्रगती कशी झाली आणि महिलांची कसं योगदान केलं ते. तर श्री आता पाटील ताई आपल्यासमोर होऊ शकतो. बाबासाहेबांचं, रमाबाईचं, सावित्रीबाई फुलेचं सर्वांचं आपण नाव घेतो, जिजाऊचं. पण आपण आपल्या ह्याच्यात कधी आपण बोलत नाही. आपलंच बोलायचं म्हणजे आजची स्त्री अशी आहे की आजची आधुनिक स्त्री अशी आहे की ती त्याग करते. त्या त्यागाचं काही हे राहत नाही. कुटुंबामध्ये त्याग करते ती, जेव्हा दुसऱ्याच्या घरून येते, दुसऱ्याच्या घरी जाते, त्या कुटुंबातच जाते ना, तर तिचा तो त्यागच आहे की नाही. तो त्याग करते, त्याचं काही कुटुंबा माझ्या घरी आली, माझ्या मर्जीनुसार वागली पाहिजे असं आहे. बस मला बोलता येत नाही, पण आज जो पॉइंट मांडला त्यांनी तो इतका छान मांडला, कदाचित तुम्हाला समजलाच असेल तो पॉइंट. तर पुरुष प्रधान देश आहे, त्याच्यामुळे कसं आहे की स्त्रीला वर्चस्व नाही असं. त्याच्यामुळे खरोखरच ती त्या आपल्या आई वडिलाच्या घरून जेव्हा सासरी येते तर तिचं जे आहे ते कौतुक नाही केलं जात. करते म्हणून करतात आहे स्त्रीचं कामच आहे ते असं म्हणून. बरोबर आहे की आपण सगळ्या स्त्रियांच्या बद्दल बोलतो पण आपल्याबद्दल आपण कधीच बोलत नाही. आणि जेव्हा आपण आपल्याबद्दल बोलतो तेव्हा कुठेतरी आपल्या मनाला वाटतं की मी एक स्त्री आहे आणि मी घडली आहे, माझ्या आई वडिलांनी मला घडवलं आणि मी इथे आली त्या दुसऱ्याच्या घरात, तर याही घराला मी मडवलं पण याचं श्रेय मला मिळालं नाही. याचं दुःख कुठेतरी आपल्याला भगिनीनं होते असं, पण आपण तो जाहीर करत नाही असं. खूप खूप धन्यवाद पाटील ताई. खूप मोलाचं मार्गदर्शन केलं तुम्ही, खूप छान पॉइंट ठेवला असं. याकडे आपलं कोणाचंच लक्ष दिलं नाही माझं सुद्धा, म्हणून धन्यवाद करते पाटील ताईचं. दगडाटे ताईला अशी विनंती करते की समोर येऊन त्यांनी आपलं मनोबल व्यक्त करावं, जे काही कला असतील ते पण व्यक्त करायचे. हा शनिवार आला 8 तारखेला जर
शनिवार आला असता तर आपला चांगलाच मोठा कार्यक्रम झाला असता असं वाटते मला. सर्वप्रथम बाबासाहेबांच्या प्रतिमेस कोटी कोटी वंदन, बुद्ध भगवानाच्या ही प्रतिमेस कोटी वंदन आणि सर्वांना जय भीम. सर्वप्रथम महिला दिनानिमित्त सर्व शक्ती गौरव आणि तुम्हा सगळ्यांना महिलांना शुभेच्छा, महिला दिनाच्या शुभेच्छा, ऍडव्हान्स मध्ये शुभेच्छा. उद्या तुम्ही सगळे सेलिब्रेट करा. पिकनिकला जे लोक जातात त्यांनी सगळे. एका जिच्या हाती पाळण्याची दोरी ती जगाची उद्धारी आपण असं म्हणतो. पण आजची स्त्री केवळ घर सांभाळत नाही तर अंतराळापासून तर सैन्यापर्यंत ती त्या क्षेत्रामध्ये प्रगत झालेली आहे. राजकारणापासून उद्योगापर्यंत, उद्योगधंद्यामध्येही स्त्रिया किती समोर गेलेल्या आहेत. सर्व क्षेत्रात आपल्याला त्यांचा कर्तृत्वाचा झेंडा फडकवतात. प्रत्येक असं एकही क्षेत्र राहिलेलं नाही की ज्या क्षेत्रामध्ये स्त्रिया कमी जात असतील. आणि हे कुणापासून आपल्याला मिळालं? संविधान, बाबासाहेबापासून आपल्याला अधिकार मिळाले आहे, सगळे बाबासाहेबापासून. नाहीतर आपण तर राहिलो असतो झाडू हातात घेऊन आणि मडकं मागे बांधून असं. तर हे सर्व आपल्या बापानेच केलेलं आहे. आणि एवढा महिला दिनाचाही जो आपल्याला अधिकार मिळाला, महिलांनाही जो अधिकार मिळाला, तो संविधानापासूनच आपल्याला तो मिळालेला आहे. महिला दिवस एक लैंगिक समानतेचा संदेश देणारा, म्हणजे जिथं स्त्री पुरुष ही समानता आली आहे. आता आधी पहिल्यांदा म्हणजे काय, स्त्रियांना सलवार कमीज घालू शकत नव्हते. साडी म्हणजे साडी किंवा लुगडं म्हणजे लुगडंच. आता तर प्रत्येक स्त्री लहान असते, आपण लहानपणापासूनच नाही रे बाबा ही लहान मुलगी आणि मुलगा याच्यामध्ये आपण जनरली भेद करत नाही. आधी तो एक खूप मोठा भेदभाव होता त्याच्यामध्ये. आता तो आपल्याला तो समान अधिकार आपल्याला मिळाला आहे. स्त्री ही कुटुंबाचा आणि समाजाचा आधारस्तंभ आहे. कुटुंब, ज्या घरची स्त्री जाते, मरण पावते, त्या स्त्रीचा त्या घराची अवस्था काय होते. एक म्हणजे 4 पिल्लरवर आपलं जे घर उभं राहते, त्याच्यातला एखादा पिल्लर किंवा एखादं काही तुटलं तर तो घर कसं कोलमडल्या जाते, भेगा येतात. तशाच प्रकारे एखाद्या कुटुंबातली जर स्त्री ही जाते तेव्हा त्या कुटुंबाचा आधारस्तंभच खचला जातो. अशा ह्या स्त्रीचं कर्तृत्व आहे. म्हणून ह्या महिलांनी आपण किती सक्षम आहोत. प्रत्येकाने आपल्या स्वतःचं रक्षण करणे आणि आपल्या मुलींचं रक्षण करणे. प्रत्येक क्षेत्रामध्ये आपण मागे नाहीच आहोत. आपण त्याला समोर करत गेलं पाहिजे. त्यांना ते शिक्षण दिलेलं पाहिजे असं मला वाटतं. त्यानंतर महिला दिन हा आपल्या स्त्रीच्या आदराची आणि समानतेची वागणूक देण्याची आठवण करून देते. स्त्रीला हे सन्मान द्या, तुम्ही आदर करा त्यांचा. घरचे किंवा आता हा पुरुष प्रधानच देश आहे आपला. म्हणजे आपण इतके वर्ष झालं स्वतंत्र झालं आणि महिलांना महिला दिवस म्हणून एवढी स्वतंत्रता मिळाली की, आणि हर क्षेत्रामध्ये आहोत आपण, प्रत्येक क्षेत्रामध्ये महिला काही कमी नाहीये. तरी पण कुठेतरी आपण पुरुषाच्या खालीच आहोत. म्हणून एका महिलेला आधार द्या सगळ्यात अगोदर, तेव्हा कुठे पुरुष देतील. म्हणजे त्यांचा तुम्ही आदर करा, त्यांना सन्मान द्या एखाद्या व्यक्तीला. त्याच्यामुळे हा आदराचा जो स्तंभ आहे हा थोडा वर होत. म्हणजे पुरुषांची काही ठिकाणी गरज नाही पडली पाहिजे की माझ्या नवऱ्याने मला समोर केलं, ही गरज नाही. आपण समाजामध्ये जर आपण राहतो आहे तर एखाद्या स्त्रीचं कर्तृत्व हे समाजाप्रती किती आहे, तिला तुम्ही नाही, त्या व्यक्तीने खरंच किंवा त्या स्त्रीने खरंच खूप छान केलेलं आहे एवढं तिला बोललं तरी तिला असं वाटते मी केलेलं कर्तृत्वाची इथे कुठेतरी जाण होत आहे. तिला चांगलं वाटते आणि अजून ती समोर काहीतरी चांगलं करण्याचा प्रयत्न करत असते. स्त्री शक्ती समाजाच्या प्रगतीसाठी अत्यंत महत्वाची आहे. समाज जर एखाद्या कुटुंबातूनच एखादी स्त्री शिक्षित असली, घरातले प्रत्येकाला ती शिक्षित बनवते. शिकलेली स्त्री ही प्रत्येकानं आपल्या घरातील कुटुंबाचा आधारशिलाच असते. शिक्षणाची जबाबदारी, शिक्षित करण्याची जबाबदारी ती पार पाडते. शिक्षण आपल्याला
कारण ती जेव्हा स्त्री असते तेव्हा तिला आता बघा इथे बसणाऱ्या बऱ्याचशा महिला ग्रॅज्युएट असतील नाही असतील, पण आपण म्हणजे माझी आई 4था वर्ग शिकलेली होती त्या काळात, तर तिने आम्हाला त्या शिक्षणाचं तिला महत्व कळलं, तर आम्हाला इथपर्यंत आलं, म्हणजे आम्ही ग्रॅज्युएट पोस्ट ग्रॅज्युएट झालेलो आहे. तर आपण कोणत्या परिस्थितीतून निघालोय, आपल्याला तेव्हा त्या लोकांना शिक्षणाचा अधिकार नसतानाही त्या इतक्या शिकल्या तरी पण, आणि आता आपल्याला सगळ्या ठिकाणी आहे, आपल्याला आपण सगळं करू शकतो. तर तुम्ही त्या सगळ्यापर्यंत, आता गव्हर्नमेंटच्या खूप योजना आहेत स्त्रियांच्या बाबतीत, पण आपण त्या योजना घेत नाही, आपल्याला माहित नसते कदाचित. आपण म्हणतो एखादी योजना आली जाऊन बघायचं आपल्याला नाही, पेपरमध्ये जेव्हा छापले तेव्हा कुठे माहित होते. पण ह्या योजना बऱ्याचशा आहेत स्त्रियांच्या बाबतीत, तर खूपच आहेत प्रत्येकाला. कारण स्त्रियांना हे समाजामध्ये जे जागतिक स्थान आणि सामाजिक जे स्थान दिलेलं आहे हे आता पुरुषांपेक्षाही थोडं जास्त येत आहे. कारण सगळ्यांना माहित आहे की स्त्री जर ही एकजूट झाली तर त्यांच्या संख्या किती होईल असं ते असते. जशी सावित्रीबाई, जिजामाता, मदर तेरेसा, माता रमाई या लोकांनी जर घरातील आपल्या कुटुंबांना चांगले संस्कार दिले, त्यांनी चांगलं घडवलं, त्या संस्काराची जाण ठेवून आपण आपल्या घरातील सर्वांना चांगले संस्कार देऊन मोठे करावं आणि कार्य ते करू शकते, स्वतःचे रक्षण करू शकते. स्वतःचे स्त्री ही आई, बहीण, पत्नी, मुलगी, सासू या सगळ्या भूमिका निभावते. या सगळ्या भूमिका करून ती आजही ती प्रत्येक क्षेत्रात प्रगतीपथावर आहे. स्त्री शक्ती देशाची आणि समाजाची ताकद आहे. आजच्या या दिनी सर्व स्त्रियांना अभिनंदन सगळ्यांचं. धन्यवाद.